बहुत सारे लोगों ने बड़े छोटे छोटे जो टेलीविज़न अभी देख रहे होंगे सोच रहे होंगे 50 गज की हमने ज़मीन ली थी साहब, अब हम क्या करें, हमने स्ट्रक्चर बना लिया। क्या रास्ता है और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को लेकर भूकंप रोधी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिस्मिक जोन में अगर आ रहा है तो रास्ता क्या है ऐसे लोगों के सामने? अब देखिए, जो पक्के मकान बनाए हुए हैं लोगों ने और बिना ये सोचे कि अर्थक्वेक के बारे में, छोटे प्लॉट्स पर, जिस तरह 50 गज का आपने जिक्र किया, हम तो देख रहे होंगे आज तक। 50-100 गज के प्लॉट्स या इवन कोठियाँ हैं, तो ट्रेडिशनली उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं बनाया जाता अनलेस कोई प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी इन्वॉल्व हो उस कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो कि आज तक ही ट्रेडिशनली नहीं हो रहा था। तो आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से संपर्क करें और उनसे आप अपनी बिल्डिंग के बारे में जानकारी लें। वो बिल्डिंग गिरानी नहीं होगी? वो बिल्डिंग ज़रूरी गिरानी नहीं पड़ेगी। okay. वो एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिसीजन होगा कि अगर आपका थोड़ा सा काम होगा, हो सकता है आपका जो नई स्ट्रक्चर बनाना उसे 5%। एवरेज कॉस्ट क्या आती है? मान लीजिए कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर पक्का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ना कि जो रूरल सेटिंग वाले हैं, झोंपड़ी वगैरह, जिस तरह एक सिंगल स्टोरी वाला नहीं, अगर 4-5 मंजिला टाइप बना हुआ है, तो आपका 15 से 20% तक आराम से खर्चा आ सकता है एज़ कम्पेयर टू मेकिंग अ न्यू बिल्डिंग, मतलब नई बिल्डिंग बनाने के मुकाबले में इतना खर्चा आ सकता है। जितना खर्चा है उसका 15 से 20% और खर्च लगेगा। जितना नई बिल्डिंग का खर्चा है बनाने का, उसका 15 से 20% के करीब आपका खर्चा आएगा। फेजेस में भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, जो कि आप कुछ फेजेस में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ फेजेस में भी किया जा सकता है, बट टोटल खर्चा इतना एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर कई केसेस में जो बहुत ख़राब केसेस हैं, वो आपका 25-30% पर भी लोग अगर जाने शुरू कर दें, तो फिर जो ओनर है वो खुद ही सोच में पड़ जाएगा, इसे तो मैं नए सिरे से अच्छे से मकान बना दूं। लेकिन वैसे जनरली गिराने की ज़रूरत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में नहीं पड़नी चाहिए। ये सवाल अब इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि नेपाल की सड़कों पर जिस तरीके से इलाज चल रहा है उसने कई लोगों को चौंकाया है कि क्या वाकई जब आप प्रभावित होते हैं भूकंप से और घायल अवस्था में आपको अस्पताल ले जाया जाता है, तो पता चलता है कि अस्पताल में भी दरार आ गई है या अस्पताल भी कहीं गिर ना जाए, इस डर से उसको बरामदे में या फिर बाहर ले आके इलाज हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर कोइत्रा, एक सवाल है कि दिल्ली के भीतर, या दिल्ली ही नहीं देश के भीतर, इस दिशा में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ध्यान देने के क्या तरीके होने चाहिए? कोई इसके लिए कोई फॉर्मेट होना चाहिए, कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भारत देश तकरीबन 59% यानी तकरीबन 60% इलाका तो भूकंप संभावित इलाका है। और दिल्ली जो कि उसका राजधानी है, वो सबसे हाई सिस्मिक जोन में है, 4 नंबर में तो, और बाकी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो 5 तक का सिस्मिक जोन सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तो और जो आंकलन किए हुए हैं उसमें इस्तांबुल, दिल्ली, काठमांडू, ये 3 सबसे भूकंप संभावित सिटीज़ हैं जिनमें सबसे अधिक डिजास्टर लॉस होगा, क्योंकि यानी आप कह रहे हो कि कंजेस्टेड एरियाज। दिल्ली बची हुई है? दिल्ली बची हुई मैं इस तरह से नहीं कह सकती, भगवान भरोसे कह सकती हूँ अभी तक। अच्छा। क्योंकि दिल्ली के अंदर जितनी कंजेशन है और जितनी पुरानी, क्योंकि दिल्ली एक पुराना शहर है, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी दिल्ली के अलावा भी और कई इलाकों में बहुत ही, उस टाइम में टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं एडवांस थी। और अब जैसे जैसे नया विज्ञान हमें बता रहा है कि भूकंप रोधी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के तरीके से निर्माण होना चाहिए, वो सिर्फ नई बिल्डिंग्स में हो सकता है। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेट्रोफिटिंग, जो अभी आप बात कर रहे थे, उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। बता रहे हैं कि फिर से बनाना वो रेट्रोफिटिंग की। रेट्रोफिटिंग, क्योंकि बिल्डिंग को गिरा कर बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा, एक तो गिराने की, फिर मलबा हटाने की, और फिर नई कंस्ट्रक्शन सारा सामान फिर से लाने की। तो रेट्रोफिटिंग ही इसका एक सोल्यूशन है, जो कि अधिकांश बिल्डिंग्स में होना चाहिए, जो जिसे मैं कहती हूँ कि पुराने टाइम से जो बनी हैं और भूकंप रोधी नहीं बनी हुई। और रेट्रोफिटिंग में 5% से 15% एक्स्ट्रा कॉस्ट, और उसमें भी एक पहले आंकलन होता है कि वीकनेस कहाँ है। वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जैसे एक वैज्ञानिक तरीके से करता है। जरा दर्शकों को बता दें, जो इलाके भारत के प्रभावित हुए हैं उसे जरा आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये तमाम राज्य, दिल्ली में प्रभाव हुआ, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसके आगे उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़िएगा। जब ये भूकंप आया 11:41 पर, तो 12 बजते हमारे दफ्तर के भीतर जितने भी टेलीफोन आए वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके से बहुत ज़्यादा आ रहे थे, चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो। इन जगहों से बड़ी तादाद में फ़ोन आ रहे थे और इन जगहों पर लोगों ने पहली बार कहा कि वो 1 मिनट तक उन्हें लगा कि धरती डोलती रही। ये जो टाइम पीरियड था, सामान्य तौर पे भूकंप को लेकर माना जाता है कि बहुत कम सेकंड्स के तौर पर आता है और सब कुछ डिगा के चला जाता है,
लेकिन ये जो एक नई धारणा निकल कर आई, अब यहाँ पर डॉक्टर कोएत्रा एक चीज़ बताइए कि एक लंबे वक्त तक भूकंप का रहना, और बहुत ये ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो नई तुरंत तस्वीरें आई हैं, ये काठमांडू की तस्वीरें हैं। ये हम आपको बता दें, वहाँ की स्थिति आप देखिए किस तरीके से सड़क पर सिर्फ और सिर्फ मलबे के तौर पर इमारतों की गिरी हुई स्थिति, इमारतों में दरार की स्थिति, और इन सब के बीच लोग सड़क पर निकल आए, किस तरीके से एक दूसरे को रास्ता बनाने देने, एम्बुलेंस पहुंच जाए, उन जगहों पर खुद ब खुद सारी व्यवस्था की जा रही है। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि नेपाल के उस पूरे रेंज में, जो खास तौर से जहां पर ये ग्राउंड जीरो था, उसके इर्द गिर्द को लेकर लगभग 100 किलोमीटर तक के दायरे में चारों तरफ लोग सड़कों पर ही थे, जो नेपाल से खबरें आ रही हैं। और काठमांडू शहर में आज के दिन सामान्य तौर पे पर्यटकों की आवाजाही बहुत होती है शनिवार रविवार के दिन, लेकिन इन सब के बीच बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर ही थे। और उन सब के बीच जो लोग फंसे, जो घायल हुए, जो आहत हुए, अस्पतालों के दृश्य को भी आप देखिए कि कई जगहों पर इलाज सड़क पर हो रहा है, बरामदे में हो रहा है, किसी तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि उसका इलाज हो जाए, वो जबकि कैपिटल है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि भूकंप रोधी, जिसका जिक्र हम लोग यहाँ पर बार बार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर भूकंप रोधी इमारतों की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए, या फिर उस दिशा में कठोर डिसीजन सरकार को लेते हुए करने चाहिए कि आपको मकान बनाने का लाइसेंस तभी दिया जाएगा। जो लोग नहीं मकान बना पाते हैं, क्या उनको कुछ उस पर सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि ये स्थिति से निपटना कहीं ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है बनिस्बत जितनी बड़ी तादाद में लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन अब शहरों की तरफ हो रहा है, लोग शहर में आ रहे हैं और बड़ी तादाद में बसते चले जा रहे हैं, जिसका जिक्र हम लोग दिल्ली का कर रहे हैं। वहाँ तो इतना कंजेशन है और इतनी छोटी छोटी गलियों में इमारतें किसी तरीके से बनती चली जा रही है। ये सारी परिस्थितियाँ बतलाती है। जी डॉक्टर कोएत्रा, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं हम उसको उसी रूप में ज़रा जोड़ना चाह रहे हैं कि क्या ये माना जाए, आपके पास अगर स्ट्रक्चर पुराने ही हैं, आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि भूकंप आएगा तो आप प्रभावित हो जाएंगे, अब उसके आगे के उपाय हमें किस किस रूप में करने चाहिए? स्टेप बाय स्टेप हम लोग अगर इस पे जिक्र करना शुरू करें, उसमें दो स्टेज हमको लेना होगा, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सरकार के लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग रह रहे हैं वो क्या करें? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे लोग जो रह रहे हैं, खासतौर से जो आपने इस्तांबुल, काठमांडू और दिल्ली का जिक्र कर दिया है, इसको जहन में रखते हुए बताइएगा। सबसे पहले तो उनको जानकारी बहुत ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है कि इस तरह का मैं जिस स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्सिबल हूँ, यानी कि जो मकान मालिक है या जो ऑफिस का मालिक है, उसको अपने बिल्डिंग की मजबूती के बारे में और कमज़ोरी के बारे में पूरा ज्ञान, वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को सर्वे कराए तो वो उसको पूरी तरह से रिपोर्ट में बताता है कहाँ कहाँ पे वीकनेस है। और जैसे हम बता रहे थे कि उसका भी एक प्रायोरिटी लिस्ट बन सकती है कि जो सबसे कमज़ोर है उसको फेज़ 1 में वो रेट्रोफिटिंग कराए, और इस तरह से पहले नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल, 10 साल तक अपना कार्यक्रम, मगर प्लान्ड वे में वो अपनी पूरी बिल्डिंग को मजबूत बनाए, ये उसका दायित्व है। सरकार ने अपनी तरफ से बिल्डिंग के लिए कोड्स बनाए हुए हैं तो कि किस इलाके में, जैसे दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में है, तो किस तरह की यहाँ पे इमारत है जो नहीं ध्वस्त होगी, तो वो हमें फॉलो करने हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है लोकल बॉडीज़ का, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का, PWD डिपार्टमेंट्स का। हम उस पर बाद में आते हैं। चलिए, लास्ट 5 से 7 ईयर के बीच में मैक्सिमम स्ट्रक्चर बने हैं, या 10 साल का ले लीजिए विपुल जी, जो गुड़गांव में बने हैं, जो नोएडा में बने हैं, या NCR के इलाके में और कई यहाँ पर। हमारे दफ्तर की घंटी सबसे पहले उन्हीं जगहों से आकर बजनी शुरू हो गई थी कि भूकंप आ रहा है, क्या करें, उतरे नीचे कि किधर जाएं। अब आप सोचिए, जो इमारतें इस बीच में बनी है, इसका मैसेज क्या है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर उस रूप में नहीं बन रहे हैं, या जानकारी नहीं है, क्या है स्थिति, क्या है? देखिए, अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, जब अर्थक्वेक आता है तो ये बेकार है कि आप सोचें कि जब इससे पहले कि बिल्डिंग गिरे मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर अर्थक्वेक, ये वाला तो शायद 1 मिनट के लिए चला था, ज़्यादातर अर्थक्वेक 15-20 सेकंड के लिए आते हैं। उसके अंदर आदमी मुश्किल से रिएक्ट करके अपने दरवाजे तक पहुंचता है, उतने में बिल्डिंग की में जो नुकसान होना है सो हो जाएगा, और उसके आगे जो है बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। दूसरा सवाल यहाँ पर आएगा, अगर 1 मिनट तक रह रहा है तभी तो इसके लिए कोई खास स्टाइल का फिर तो ये किसी को कहना नामुमकिन है, क्योंकि 15-20 सेकंड के साथ बाद में 5-10 सेकंड के बाद में बहुत डैमेज होना शुरू हो जाता है बिल्डिंग को।
और ख़ास तौर पे जो लोग बाहर निकल रहे होते हैं उनके ऊपर कई बार मकानों के ऊपर बाहर गमले रखे होते हैं, लोगों ने कूलर रखे होते हैं, एसी रखे होते हैं, वो सब गिरने शुरू हो जाते हैं, बैल्कनीज गिरनी शुरू हो जाती हैं, कई और इस तरह भारी वस्तुएं होती हैं ऊपर जो गिरनी शुरू हो जाती हैं ज़्यादातर बिल्डिंग्स में। एक मिनट तो, सुजीत, क्या जानकारी और मिल पा रही है, और ख़ास तौर से जो लगातार जानकारी आपके जरिए आ रही है कि 20 लोगों की मौत हो चुकी है, वो किन इलाकों में हुई है और किन वजहों से हुई है? वजह का मतलब है स्ट्रक्चर कमज़ोर था, वहाँ पर कोई कहीं फंस गया, किस रूप में हुई है? देखिए, भूकंप के झटके तो काफी तेज थे और काफी देर तक रहे, ये सबको मालूम है। लेकिन जो मरने का कारण है वो दीवार गिरने से, छज्जा गिरने से, या हो सकता है कि वो कमजोर दीवार हो, उसकी वजह से गिरा हो। पटना में भी जो भी मजबूत बिल्डिंग है उसमें भी दरारें आई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये झटका कितना तगड़ा झटका था और काफी लंबे समय तक रहा, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा अभी सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी में 8 लोगों के मरने की पुष्टि की है आपदा प्रबंधन विभाग ने। पूर्वी चंपारण में 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। इसी तरह से दरभंगा में 3 लोगों की हुई है। अभी लगातार प्रसून खबरें आ रही है दूर दराज के गांवों से, जो कच्चे मकान थे, दीवारें थी, उसके ढहने से काफी संख्या में महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा, अभी सरकारी आंकड़ा है, ये 20 तक पहुंचा है और बताया जाता है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। पटना में भी कई हाई राइज बिल्डिंग हैं, ऊंची इमारतें हैं, पक्की इमारतें हैं, क्या वहां पर भी कुछ इसकी हानि हुई है? हाँ बिल्कुल, ये एक नया यहाँ पर मॉल बना हुआ था, PNN मॉल, उसमें दरार आ गई है। और कई और जो SP वर्मा रोड है उसमें 1-2 बिल्डिंगों में दरार आई है। अनीसाबाद से खबरें आ रही है कि वहाँ भी 1-2 बिल्डिंगों में दरार आई है। लेकिन ऐसे जान का नुकसान पटना में नहीं हुआ है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो कच्चे मकान थे या जो मिट्टी से जुड़े हुए मकान थे, उसकी वजह से मौत की खबरें आ रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादा मौतें इस वजह से हुई है क्योंकि जो इमारत है वो कमजोर है, कच्ची है और उन जगहों पर लोग फंसे हैं। बिहार में ये जानकारी लगातार हमारे संवाददाता जो सुजीत झा दे रहे हैं वो यही बतला रहे हैं कि जितनी भी मौत की जानकारी आई है वो कमजोर स्ट्रक्चर से। लेकिन जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर 200 बरस पुराना है और इस स्ट्रक्चर को लेकर वहाँ पर अब जो स्थिति आप देख पा रहे हैं वो किस तरीके से धराशायी हुआ है, वह बिल्कुल चौंकाने वाली स्थिति है क्योंकि इसको अब यूनेस्को ने अपने हाथ में ले लिया था। और एक सवाल यहाँ पर बड़ा छोटा सा कमेंट चाहेंगे, यूनेस्को जब अपने हाथ में ले लेती है तो ऐसी बिल्डिंगों की रक्षा किस रूप में की जाती है? रक्षा तो मेरे ख्याल में अभी भी मैं कहूँगा कि वो ना बराबर है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रोल बहुत कम रहता है, रेस्टोरेशन का रोल बहुत ज़्यादा। रेस्टोरेशन किया जाता है, रेस्टोरेशन किया जाता है, लेकिन रिहैबिलिटेशन या रेट्रोफिटिंग जो है अर्थक्वेक की नहीं करी जाती है नेसेसरीली। जो आपकी रेस्टोरेशन है वो तो खाली ब्यूटिफिकेशन और जो ओरिजिनल उसकी लुक्स हैं वो रिस्टोर करने के लिए है। अच्छा, ओरिजिनल चाहे ओरिजिनल स्ट्रेंथ भी डिजाइंड ही ना हो, क्योंकि जो पुराने मंदिर हैं उनके एक आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर मतलब है हमारे देश में जितने पुरातत्व विभाग के तहत जो भी इमारतें अब उनको करना चाहिए, बिल्कुल बचाने के लिए। बिल्कुल स्ट्रक्चरल इंजीनियर की उसको इंस्पेक्शन करनी ही पड़ेगी।